कुछ साल पहले एक मेडिकल रिसर्च से जुड़ी घटना सामने आई थी जिसने बहुत लोगों को अंदर तक हिला दिया। एक छोटे बच्चे को हॉस्पिटल के एक बंद कमरे में रखा गया। कमरे में कैमरा थे, रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे और सब कुछ ऑफिशियली साइंस के नाम पर हो रहा था। बच्चा दर्द में रो रहा था, बार बार छटपटा रहा था, लेकिन सामने खड़ा डॉक्टर बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न नफरत, न ही कोई पछतावा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने एक इंसान तड़प रहा है। बाहर से देखने पर यह सीन बेहद क्रूएल लगता है, लेकिन जो बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये नहीं है कि बच्चे को दर्द दिया गया। असली बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि डॉक्टर को उस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा नहीं कि वो सैडिस्ट था या किसी पर्सनल दुश्मनी से भरा हुआ था, वो बस महसूस नहीं कर रहा था। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा हो जाता है। हम आम तौर पर मानते हैं कि क्रुएल्टी गुस्से से पैदा होती है, नफरत से पैदा होती है या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से आती है। लेकिन अगर कोई इंसान सामने वाले का दर्द समझने की क्षमता ही न रखता हो, तो अगर प्रॉब्लम इरादे की नहीं बल्कि समझ की हो, तो तब हम ऐसे इंसान को किस कैटेगरी में रखेंगे? क्रिमिनल, मॉन्स्टर या कुछ और? ये सवाल आज का नहीं है। करीब एक दशक पहले साइकोलॉजिस्ट साइमन बैरन कोहेन ने इसी उलझन को समझने की कोशिश में एक किताब लिखी, द साइंस ऑफ ईविल। इस किताब में वो ईविल को गाली की तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक सवाल की तरह रख देता है। ऐसा सवाल जो हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि शायद इंसानी बुराई उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। इस वीडियो में हम किसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे, न ही किसी के एक्शंस को सही ठहराएंगे। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान जब क्रुएल्टी करता है तो उसके पीछे उसका दिल बोल रहा होता है या उसका दिमाग, और क्या हर क्रूएल इंसान सच में बुरा होता है या कभी कभी कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। चैप्टर 1, एक्सप्लेनिंग ईविल एंड ह्यूमन क्रुएल्टी। जब भी किसी क्राइम की खबर आती है, हमारी पहली प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है। हम कहते हैं ये इंसान बहुत बुरा है, ये हैवान है, इसे इंसान कहलाने का हक नहीं। जैसे ही कोई ब्रूटल घटना सामने आती है, हम उसे एक शब्द में बंद कर देते हैं, ईविल। इससे हमें राहत मिलती है, क्योंकि अगर सामने वाला पूरी तरह बुरा है तो हमें खुद से कोई सवाल नहीं करना पड़ता। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, 2011 में नॉर्वे में एक आदमी ने खुलेआम 77 लोगों को मार दिया। कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं, कोई अफरातफरी नहीं। उसने पूरी प्लानिंग के साथ शांति से ये सब किया। कोर्ट में वो बिल्कुल काम था, साफ सुथरे कपड़े, सीधी नजर और एक भी पछतावे का भाव नहीं। सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, सवाल ये था कि उसने करते समय कुछ महसूस क्यों नहीं किया। हम अक्सर मानते हैं कि बुराई गुस्से से आती है, लेकिन दुनिया के कई बड़े अपराध गुस्से में नहीं हुए। 1960 के दशक में अमेरिका में एक ऐसा केस सामने आया जहां एक नर्स ने कई मरीजों को गलत दवाइयां दी और कई लोग मारे गए। पूछताछ में उसने कहा उसे लगा ही नहीं कि सामने कोई मर रहा है। उसके लिए वो लोग नंबर्स थे, फाइल्स थे, इंसान नहीं। यहीं पर हमारी सोच फंस जाती है। अगर कोई जानबूझकर नुकसान करे तो हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सामने वाले को इंसान की तरह देख ही ना पाए, तो क्या ये क्रुएल्टी है या कुछ और? इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। नाजी कैंप्स में काम करने वाले कई ऑफिसर्स बाद में अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीते रहे, बच्चे पाले, पड़ोसियों से हंसकर बात की। पूछे जाने पर कहा हम तो बस आदेश मान रहे थे। सवाल ये नहीं कि आदेश गलत थे, सवाल यह है कि लाखों लोगों का दर्द उन्हें छू क्यों नहीं पाया। हम बुरे इंसान की एक तस्वीर बना लेते हैं, गुस्से से भरा, हिंसक, चीखता हुआ। लेकिन असल जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग अक्सर बहुत शांत होते हैं। उनके चेहरे पर शोर नहीं होता, उनके अंदर भी नहीं। यही शांति डराती है। यहीं से ये अध्याय एक अजीब मोड़ लेता है। शायद समस्या ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, शायद समस्या ये है कि कुछ लोग दूसरों को महसूस ही नहीं कर पाते। और अगर ऐसा है तो बुराई कोई भावना नहीं,
बल्कि एक कमी हो सकती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कभी किसी को किसी की बेइज्जती करते देखा है बिना पलक झपकाए? कभी किसी को मजाक के नाम पर किसी को तोड़ते हुए देखा है? वहां गुस्सा नहीं होता, बस खालीपन होता है, जैसे सामने वाला मौजूद ही न हो। अगर इंसान का दिमाग किसी दूसरे को महसूस करना बंद कर दे तो क्या वो दिमाग खतरनाक बन जाता है? और अगर हाँ, तो क्या ये चीज हर इंसान में एक जैसी होती है? यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर महसूस करने की ताकत सब में बराबर नहीं है तो सवाल उठता है, क्या एम्पैथी हर इंसान में समान होती है, या फिर ये भी किसी स्केल पर बंटी हुई है? इसका जवाब अगले अध्याय में छुपा है, जहां इंसानी भावनाओं को न अच्छे बुरे में बल्कि लेवल्स में देखा जाएगा। चैप्टर 2, द एम्पैथी मैकेनिज्म, द बेल कर्व। हम अक्सर मान लेते हैं कि एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की ताकत सब इंसानों में एक जैसी होती है। बस फर्क इतना होता है कि कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा। लेकिन असल दुनिया इतनी सीधी नहीं है। 1999 में अमेरिका के एक स्कूल में 2 छात्रों ने अपने ही क्लासमेट्स पर गोलियां चला दी। जांच के दौरान एक अजीब बात सामने आई। उन दोनों में न तो गुस्से का विस्फोट था, न ही कोई तात्कालिक उकसावा। उन्होंने पहले से तय किया, समय चुना और बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम किया। पूछताछ में उन्होंने कहा, उन्हें सामने वाले बच्चों का डर या दर्द दिखा ही नहीं। यहीं से साइंटिस्ट्स ने एक अलग तरह से सोचना शुरू किया। क्या एम्पैथी कोई ऑन ऑफ स्विच है, या फिर यह भी हाइट और वेट की तरह अलग अलग मात्रा में पाई जाती है? इसी सोच से एक आइडिया निकला बेल कर्व का। जैसे ज्यादातर लोग एवरेज हाइट के होते हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग एवरेज एम्पैथी के होते हैं। बीच में न बहुत ज्यादा न बहुत कम। लेकिन बेल कर्व के दोनों सिरों पर भी लोग होते हैं। एक तरफ वो लोग जो जरा सी बात पर भी भावुक हो जाते हैं। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद कई लोग ऐसे थे जो वहां कभी गए भी नहीं थे, फिर भी तस्वीरें देखकर रो पड़े, मदद भेजी। महीनों तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए। उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, बस सामने वाले का दुख उनके अंदर उतर गया। और कर्व के दूसरे सिरे पर वो लोग हैं जिनके लिए सामने वाला बस एक ऑब्जेक्ट होता है। 1970 के दशक में एक कॉर्पोरेट स्कैंडल सामने आया, जहां एक बड़ी कंपनी ने जानबूझकर एक फॉल्टी प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया। अंदर की रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि इससे लोग मर सकते हैं। फिर भी डिसीजन लिया गया क्योंकि लॉस ज्यादा बड़ा लग रहा था। बाद में जब मौतें हुई तो बोर्ड मीटिंग में बस नंबर्स डिस्कस हुए, चेहरे नहीं। यहीं पर सार्केज्म अपने आप पैदा होता है। समाज ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड या इमोशनली टफ कह देता है, जैसे एम्पैथी कोई कमजोरी हो। लेकिन सच यह है कि एम्पैथी का कम होना और एम्पैथी का ना होना दो अलग चीजें हैं। बेल कर्व हमें यही दिखाता है कि ज्यादातर लोग बीच में हैं, लेकिन एक्सट्रीम्स असली कहानी बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान एम्पैथी के बहुत नीचे वाले सिरे पर है, तो क्या वो रोज सुबह उठकर तय करता है कि आज बुरा बनना है, या फिर वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे रंगंधा इंसान रंगों को देखता है, मतलब देख ही नहीं पाता। एक और दिलचस्प उदाहरण जापान से सामने आया, जहां एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। कारण यह था कि उसे लगा उसने पैसेंजर्स को दुख दिया है। वही उसी साल एक दूसरी घटना में एक एग्जीक्यूटिव की गलती से कई मजदूर मरे, लेकिन उसने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा, यह अनफॉर्चुनेट था पर बिजनेस चलता रहेगा। दोनों इंसान थे, दोनों एजुकेटेड थे, फर्क बस एम्पैथी के लेवल का था। बेल कर्व का आइडिया हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से नहीं बनी, बल्कि अलग अलग स्तर पर महसूस करने वाले दिमागों से बनी है। और यहीं से सवाल और खतरनाक हो जाता है। अगर एम्पैथी का लेवल अलग अलग है, तो क्या सबसे नीचे वाले स्तर पर पहुंचने के बाद इंसान क्रुएल्टी की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है? और अगर ऐसा है, तो उस जगह पर क्या होता है जहां एम्पैथी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है? वहीं से कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा शुरू होता है, और वही हमें अगले अध्याय की तरफ ले जाता है। चैप्टर 3, When 0 degrees of empathy is negative। जब एम्पैथी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाता है, तो इंसान बदलता हुआ दिखता है।
लेकिन जब ये लेवल ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाता है, तब बदलाव सिर्फ व्यवहार में नहीं, नजरिए में होता है। सामने वाला इंसान इंसान नहीं रहता, वो बस एक चीज बन जाता है। और यहीं से नेगेटिविटी की असली कहानी शुरू होती है। 2018 में कनाडा में एक युवक ने सड़क पर चल रहे लोगों पर वैन चढ़ा दी। कई लोग मारे गए, कई जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वो युवक न रोया न घबराया। उसने बस इतना कहा कि उसे किसी का चेहरा याद नहीं है। उसे याद है तो बस ये कि लोग रास्ते में थे, जैसे इंसान नहीं, रुकावटें हों। यही जीरो एम्पैथी का नेगेटिव चेहरा है, जहां सामने वाला महसूस ही नहीं होता। ऐसी घटनाओं में अक्सर एक बात कॉमन होती है, अपराधी को बाद में पछतावा नहीं होता। 1970 के दशक में अमेरिका में एक सीरियल किलर पकड़ा गया। उसने कई हत्याएं की थी, लेकिन इंटरव्यू में वो हंसते हुए कहता है, मुझे लगता था मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मुझे बस क्यूरियोसिटी थी। उसके लिए किसी की जान लेना उतना ही इमोशनलेस था जितना किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखना। हम सोचते हैं कि क्रूएल्टी मतलब गुस्सा, बदला या नफरत, लेकिन जीरो एम्पैथी वाले मामलों में अक्सर ये सब नहीं होता। वहां बस एम्प्टीनेस होती है। 1990 के दशक में एक बोर्डिंग स्कूल में एक टीचर ने सालों तक बच्चों का शोषण किया। जब मामला सामने आया तो उसने कहा, मुझे लगा ही नहीं कि इससे उन्हें चोट पहुंच रही है। ये लाइन डरावनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच बोल रहा था। इतिहास भी ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। रवांडा जेनोसाइड के दौरान पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा। बाद में कई लोगों ने कहा, हमने बस ग्रुप को फॉलो किया। उन्हें सामने वाले का डर, उसकी चीखें, उसका परिवार कुछ भी महसूस नहीं हुआ। भीड़ में एम्पैथी गायब हो जाती है और जीरो एम्पैथी नेगेटिव रूप में बाहर आती है। यहां सार्केज्म अपने आप पैदा होता है। समाज ऐसे लोगों को इनह्यूमन कह देता है, जैसे वो किसी और ग्रह से आए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इंसान ही होते हैं, बस उनके दिमाग में एक चीज काम नहीं कर रही होती, जैसे आंखें खुली हो पर रंग दिखाई न दे। जीरो एम्पैथी नेगेटिव इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसे लगता है कि समस्या दुनिया में है, लोगों में है, रूल्स में है। खुद के अंदर झांकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और यही सोच क्रुएल्टी को बार बार दोहराती है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर जीरो एम्पैथी इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो क्या एम्पैथी का न होना हमेशा खतरनाक ही होता है? या फिर कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां एम्पैथी का न होना इंसान को नुकसान नहीं बल्कि कामयाब बनाता है? यहीं पर कहानी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कि जीरो एम्पैथी का एक दूसरा चेहरा भी है, जो उतना अंधेरा नहीं जितना हम सोचते हैं। चैप्टर 4, When 0 degrees of empathy is positive। अब तक एम्पैथी की कमी हमें डराती रही है। ऐसा लगा जैसे जहां एम्पैथी खत्म होती है, वहीं से क्रुएल्टी शुरू होती है। लेकिन यहीं पर यह कहानी एक अजीब सा मोड़ लेती है, क्योंकि असल जिंदगी में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जहां एम्पैथी अगर हावी हो जाए तो फैसला लेना नामुमकिन हो जाता है। 2010 में चिली की एक खदान ढह गई। अंदर 33 मजदूर फंस गए। पूरी दुनिया की नजर रेस्क्यू टीम पर थी। जिस इंजीनियर ने आखिरी फैसला लिया, उसने एक रास्ता चुना जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा था। अगर वो भावनाओं में बह जाता तो शायद वो फैसला कभी नहीं ले पाता। बाद में उसने साफ कहा, अगर मैं हर मजदूर के परिवार के बारे में सोचता तो हाथ कांप जाते। उस वक्त एम्पैथी को एक तरफ रखना ही सही फैसला था। ऐसा ही कुछ सर्जन्स के साथ होता है। एक सीनियर हार्ट सर्जन ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऑपरेशन टेबल पर अगर उन्हें सामने वाले को मां, बेटा या पति की तरह देखना शुरू कर दे तो नाइफ चल ही नहीं सकती। वहां इंसान नहीं, सिर्फ एक बॉडी होती है, एक सिस्टम होता है। ये बेरमी नहीं है, ये सर्वाइवल का तरीका है। युद्ध के मैदान में भी यही सच दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई पायलट्स ने माना कि अगर वो सामने वाले पायलट को एक इंसान की तरह सोच लेते तो ट्रिगर दबा ही नहीं पाते। उन्हें सिखाया गया था कि सामने सिर्फ टारगेट है। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन उसी दूरी ने उन्हें जिंदा रखा।
यहां आयरनी ये है कि समाज ऐसे लोगों को हीरो कहता है। डॉक्टर, सोल्जर, फायर फाइटर, सबकी तारीफ होती है, लेकिन इनके काम की जड़ में अक्सर एम्पैथी को टेम्पररी बंद करना होता है। फर्क बस इतना है कि यहां जीरो एम्पैथी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, डिसीजन के लिए काम करती है। अब सवाल यह नहीं है कि एम्पैथी अच्छी है या बुरी, सवाल यह है कि एम्पैथी कब जरूरी है और कब नहीं। क्योंकि अगर एम्पैथी हमेशा हाई रहे तो इंसान टूट सकता है। 2020 में कोविड वार्ड्स में काम करने वाली कई नर्सेस डिप्रेशन का शिकार हो गई। वजह यह नहीं थी कि काम ज्यादा था, वजह यह थी कि वो हर मरीज के दर्द को अपने अंदर उतार लेती थी। तो एक अजीब सा सच सामने आता है, जीरो एम्पैथी कभी कभी इंसान को क्रूएल नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाती है। लेकिन यहीं पर एक पतली सी रेखा है। वही दूरी अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो पॉजिटिव जीरो एम्पैथी कब नेगेटिव बन जाती है पता ही नहीं चलता। अब कहानी एक और सवाल की तरफ बढ़ती है। अगर एम्पैथी को कभी बढ़ाया जा सकता है और कभी दबाया जा सकता है, तो क्या यह सिर्फ ट्रेनिंग से होता है या फिर इसके पीछे दिमाग और जीन्स की भी कोई भूमिका होती है? यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है, जहां सवाल ये नहीं रहेगा कि एम्पैथी कैसे काम करती है, बल्कि ये होगा कि एम्पैथी आती कहां से है। चैप्टर 5, द एम्पैथी जीन। अब तक कहानी इंसान के व्यवहार तक थी। क्या करता है, कैसे करता है, कब एम्पैथी कम होती है और कब जरूरी हो जाती है। लेकिन यहीं पर सवाल और निजी हो जाता है। अगर एम्पैथी को कभी बढ़ाया जा सकता है, कभी दबाया जा सकता है, तो क्या यह सिर्फ सीखने की बात है? या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एम्पैथी कभी पूरी तरह आ ही नहीं? 2001 में अमेरिका में एक ऐसा केस सामने आया जिसने साइंटिस्ट्स को चुप करा दिया। 2 सगे भाई थे, एक ही घर, एक ही मां बाप, एक ही माहौल, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। एक बेहद सेंसिटिव, किसी को दुखी देखकर परेशान हो जाने वाला। दूसरा बिल्कुल ठंडा, फाइट्स में शामिल और किसी की तकलीफ से बेपरवाह। ब्रेन स्कैन किए गए और वहां एक फर्क साफ दिखा। इमोशनल प्रोसेसिंग से जुड़ा हिस्सा दोनों में अलग तरह से काम कर रहा था। यहीं से एम्पैथी और जीन्स की बात शुरू होती है। साइंटिस्ट्स को समझ आया कि एम्पैथी सिर्फ अपब्रिंगिंग की देन नहीं है। कुछ लोग इमोशनल सॉफ्टवेयर के साथ पैदा होते हैं, कुछ पुराने वर्जन के साथ। जैसे कुछ बच्चों को बचपन से ही दूसरों के चेहरे पढ़ने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर आने वाले कई बच्चे किसी को चोट लगते हुए देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भाव नहीं बदलते। इसका मतलब ये नहीं कि वे बुरे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका दिमाग सिग्नल अलग तरह से प्रोसेस करता है। एक और घटना इंग्लैंड से सामने आई। एक लड़का बार बार वायलेंट बिहेवियर में पकड़ा गया। थेरेपी के दौरान जब उसके परिवार का हिस्ट्री देखा गया तो पता चला कि उसके पिता और दादा दोनों में इमोशनल कोल्डनेस थी। 3 पीढ़ियों में एक ही पैटर्न। यहां सवाल पनिशमेंट का नहीं था, सवाल यह था कि क्या उस बच्चे को वो टूल्स ही नहीं मिले जिनसे एम्पैथी सीखी जाती है। यहां सार्केज्म अपने आप उभर आता है। समाज कहता है सब ठीक हो सकता है, बस चाह होनी चाहिए। लेकिन साइंस कहती है चाह के लिए भी दिमाग का तैयार होना जरूरी है। अगर एम्पैथी से जुड़े सर्किट्स ही कमजोर हो तो इंसान को सिर्फ समझाना काफी नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि जीन्स सब कुछ तय कर देते हैं। 1990 के दशक में एक स्टडी सामने आई जहां डिफिकल्ट टेम्परामेंट वाले बच्चों को अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला तो उनका बिहेवियर काफी हद तक बदल गया। यानी जीन्स बंदूक भरते हैं, लेकिन ट्रिगर अक्सर माहौल दबाता है। तो तस्वीर अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कुछ लोग एम्पैथी के साथ पैदा होते हैं, कुछ उसे सीखते हैं, और कुछ के लिए एम्पैथी हमेशा स्ट्रगल बनी रहती है। ऐसे में सवाल ये नहीं रह जाता कि बुरा कौन है, सवाल ये बन जाता है कि किसे कितना समझने की जरूरत है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर एम्पैथी जीन्स, दिमाग और माहौल से मिलकर बनती है तो इंसानी क्रुएल्टी को हम कैसे देखें? सजा की तरह, बीमारी की तरह, या किसी अधूरी समझ की तरह? इसी उलझन के साथ अगला अध्याय सामने आता है जहां सवाल जवाब से ज्यादा भारी हो जाते हैं और इंसान को खुद को नए नजरिए से देखना पड़ता है। चैप्टर 6, रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन क्रुएल्टी।
अब तक की कहानी अगर ध्यान से सुनी जाए तो एक बात साफ होने लगती है। इंसानी क्रुएल्टी कोई एक सीधी रेखा नहीं है जिसे देखकर तुरंत कहा जा सके कि यहां से बुराई शुरू होती है। ये ज्यादा एक धुंधली सी परछाई जैसी है जो कभी गुस्से की शक्ल लेती है, कभी खालीपन की और कभी बस आदत की। 2004 में इराक की अबू गरीब जेल की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आईं तो लोग सन्न रह गए। अमेरिकी सैनिक कैदियों के साथ जो कर रहे थे वो देखकर यही सवाल उठा, ये लोग इंसान हैं या हैवान? लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर सैनिक पहले कभी वायलेंट नहीं थे। उनके दोस्तों, परिवार वालों ने कहा ये तो बिल्कुल नॉर्मल लोग थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि क्रुएल्टी नॉर्मल बन गई? जवाब किसी एक इंसान में नहीं था, बल्कि उस सिस्टम में था जिसने एम्पैथी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ऐसा ही कुछ कॉर्पोरेट दुनिया में भी दिखता है। 2013 में बांग्लादेश की राणा प्लाजा फैक्ट्री गिरने से 1000 से ज्यादा मजदूर मारे गए। बिल्डिंग अनसेफ थी, ये सबको पता था, फिर भी काम चलता रहा। जिन लोगों ने ये फैसले लिए वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके लिए मजदूर चेहरे नहीं थे, नंबर्स थे। यहां क्रुएल्टी किसी गुस्से से नहीं बल्कि दूरी से पैदा हुई। यहीं पर इंसान अपने आप को धोखा देता है। हम सोचते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि सही माहौल मिलते ही नॉर्मल इंसान भी ऐसे फैसले लेने लगता है जिन पर बाद में खुद हैरान होता है। 1971 का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट इसका साफ उदाहरण है, जहां हम छात्रों ने कुछ ही दिनों में अथॉरिटी के नाम पर क्रुएल्टी दिखानी शुरू कर दी। उन्हें किसी से नफरत नहीं थी, बस रोल निभा रहे थे। इस बिंदु पर सार्केज्म चुभता है। समाज कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन साइंस पूछती है अगर हालात वही हो तो क्या वाकई? क्रुएल्टी अक्सर मॉन्स्टर से नहीं बल्कि सिस्टम से निकलती है, और जब सिस्टम एम्पैथी को गैर जरूरी बना देता है तो इंसान खुद को सही मानते हुए गलत करता चला जाता है। लेकिन यही कहानी पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। 1994 के बाद रवांडा में कुछ विलेजेस में ऐसा मॉडल अपनाया गया जहां अपराधियों और पीड़ितों को आमने सामने बैठाया गया। माफी आसान नहीं थी, लेकिन एम्पैथी धीरे धीरे वापस लाई गई। हर जगह सफलता नहीं मिली, लेकिन यह दिखा कि क्रुएल्टी रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि इंसान बुरा है या अच्छा। सवाल यह है कि इंसान किस हालात में क्या बन जाता है। अगर एम्पैथी टूट सकती है तो क्या उसे जोड़ा भी जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या सोसाइटी सिर्फ सजा देने से बेहतर कुछ कर सकती है? यहीं पर यह किताब हमें एक आखिरी बेचैनी देकर छोड़ती है। शायद असली लड़ाई बाहर की हिंसा से नहीं है, बल्कि उस बिंदु से है जहां हम सामने वाले को इंसान समझना बंद कर देते हैं। अगर वही बिंदु सबसे खतरनाक है तो शायद वही सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। और यही सोच आगे बढ़कर एक और सवाल खड़ा करती है, अगर एम्पैथी ही इंसान को इंसान बनाती है तो आने वाले समय में हम उसे बचाने के लिए क्या करेंगे? अगर यहां तक सुनने के बाद भी मन में कोई बेचैनी बाकी है तो शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाती, बस हमें अपने ही फैसलों, अपने ही गुस्से और अपनी ही बेरुखी के सामने खड़ा कर देती है। शायद हम सब में कभी न कभी एम्पैथी कम हुई है, कभी किसी को बिना समझे जज किया है या किसी के दर्द को हल्के में लिया है। इस ऑडियो बुक का मकसद उंगली उठाना नहीं था, बल्कि आईना दिखाना था। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया, अगर किसी एक पल के लिए भी आपने रुककर खुद से सवाल किया, तो इसे वही खत्म मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बातचीत और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही किताबें हम इंसान और समाज को इसी तरह समझने की कोशिश करेंगी। और कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हिसाब से क्रुएल्टी कहां से शुरू होती है? दिल से, दिमाग से या हालात से? अगली ऑडियो बुक में हम एक और ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे जो बाहर से नहीं, सीधे सोच के अंदर टकराएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खासकर उस एम्पैथी का जो इंसान को इंसान बनाती है।